हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेली स्टडी। आज का ये जो डाउट हमने लिया है, जो कि डाउट सेकंड है, उसमें जहां मेरा सबसे पहले ध्यान गया था वो था 7 इयर्स की प्रिपरेशन। ये जो स्टूडेंट है, इनको प्रिपरेशन करते हुए 7 साल का टाइम हो चुका है, 7 इयर्स। और एक चीज और, इनका जो अटेम्प्ट है क्लरिकल का, वो फिनिश हो चुका है। अब ये सिर्फ पीओ एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि इनकी जो एज है वो 28 क्रॉस कर चुकी है। और अब इनके पास एक या फिर दो अटेम्प्ट होंगे, किसके लिए? पीओ के लिए। और इनको लगता है कि पीओ का जो एग्जाम है वो हार्ड है, इजी नहीं है। और दूसरा, इनके अभी तक 5 मेंस इन्होंने दिए हैं और इनकी एक्यूरेसी मेंस में खराब है। तो एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, उस पर ये सजेशन चाहते हैं। ये डाउट मैंने कॉमनली क्यों ऑप्ट किया था, इसका रीजन क्या था? ये 7 इयर्स वाला। मैं हमेशा आप सबसे बोलता हूँ कि ये जो एग्जाम्स का लूप होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, कोई भी क्यों ना हो, इसमें जो रिपीटर्स बच्चे हैं, ये बच्चे वो होते हैं जो वंस अपॉन अ टाइम बिगिनर्स होते हैं। एक बच्चा जो आज के टाइम पे 19, 20 या 21 साल का है, अगर वो ये सोचे कि मैं एक ही बार में एग्जाम फोड़ के चले जाऊंगा, सिलेक्शन ले लूंगा, बिकॉज आई एम द स्पेशल वन, मैं अपरिचित हूँ, तो वो ऐसा नहीं है। ये जो लूप है ना, ये यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ रिपीटर्स पे जाता है। और ये रिपीटर्स वो बच्चे होते हैं जिनको प्रिपरेशन करते हुए 2 साल, 4 साल, 6, 8, 10 साल हो जाते हैं। यहाँ तक का जो टाइम होता है, 2 साल तक का टाइम, इसमें इतने ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप 4 साल को टच कर जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। प्लस आपको डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। और जैसे ही आप 6 वाले फिगर को, ये जो बार होता है 6 साल का, इसको जब आप क्रॉस करते हो, फिर आपके माइंड में बहुत ही ज्यादा रैंडम थॉट्स आते हैं। फिर शुरू होता है डिप्रेशन वाला फेज, एंग्जाइटी वाला फेज। और ये फेज ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। रास्ता नंबर एक, कि अगर आपने 22 साल की या 23 साल की एज में प्रिपरेशन शुरू की है, तो इन 6 सालों में आपकी एज अब 29 के आसपास हो चुकी है, या फिर 30 भी होने वाली होगी। ऐसे काफी बच्चे होते हैं। अब या तो आपका सिलेक्शन लास्ट अटेम्प्ट में हो जाए, या सेकंड लास्ट में हो जाए, अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो, और आप खुद को सपोर्ट कर पा रहे हो फाइनेंशियली तो। अदरवाइज फिर आप कुछ ऐसा काम करोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो प्राइवेट जॉब हो सकती है, फिर छोटा मोटा कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें आप खुश नहीं रहोगे शायद। ये मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि किसी भी चीज से लगाव मत रखो। ये जो आपकी अटैचमेंट होती है ना, लगाव, ये जो एग्जाम की आप बात कर रहे हो ना, बैंकिंग एग्जाम की, इससे ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आप क्वालिफाई करके बहुत ही बड़े बन जाओगे। ये एग्जाम की तैयारी आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप, सबसे पहली चीज, फाइनेंशियली स्टेबल हो सको। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सको। दूसरी चीज, आप सोशल रिस्पेक्ट गेन कर सको। सोशल रिस्पेक्ट में समाज की, रिलेटिव्स की, घर की रिस्पेक्ट आती है। और तीसरी, आप इंडिपेंडेंट हो चुको। इंडिपेंडेंट किस वे में? फाइनेंशियली नहीं, डिसीजंस में। आपके जो डिसीजंस है लाइफ के, फ्यूचर के, वो आप खुद ले सको, और आपके डिसीजंस की सब रिस्पेक्ट कर सके, और आप पे कोई चीजें थोपे ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। गर्ल्स के केस में ये वाला चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लेकिन बॉयज के केस में ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और गर्ल्स में ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट वाली। अब यहाँ ये जो लूप है 7 इयर्स का, इसमें मिस्टेक हो कहाँ रही है? आप इस चीज को ध्यान से समझना। जब आपकी एज कुछ भी हो सकती है, मैं मान के चलता हूँ कि आप में से जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज 19 साल से लेकर और 29 इयर्स तक हम मान के चलते हैं, या 30 भी हो सकती है, चलो। अब इस एज में आप सारे स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग एज के, और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी या तो एक ही साल एग्जाम दिया होगा, किसी ने 2 साल, किसी ने 4, 6, 8, 10। अब ये जो कंप्लीट फिगर चल रहा है नंबर्स का, इतने ईयर्स आप अभी तक दे चुके हैं एग्जाम में, तो आप गलती कहाँ कर रहे हो? आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है? अगर आपकी मिस्टेक आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे एक एग्जाम के बाद या एक साल के बाद, तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हो कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, या फिर आप किसी एक गाइडेंस की जरूरत है आपको, जिसके थ्रू आप ये चीज समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ कि आपको काम कहाँ करना है। और वो गाइडेंस खुद की भी हो सकती है अपने आप की। जैसे कि मान के चलो
अगर मेरा प्री का मैं 2 साल से एग्जाम दे रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, और मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहे 2 साल से, और मैं हर साल 6 एग्जाम देता हूँ, आरआरबी पीओ से लेकर आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ से लेकर आईबीपीएस क्लरिकल, एसबीआई पीओ से लेकर एसबीआई क्लरिकल, टोटल 6 एग्जाम हो गए। यानी कि 2 साल में मैंने 12 एग्जाम दिए। अब इस 12 एग्जाम के बाद भी मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है प्री में, क्योंकि जब तक मैं प्री क्वालिफाई नहीं करूंगा मैं मेंस में कैसे जाऊंगा। तो ये जो क्लियर इंडिकेशन है 12 साल में, वो एक ही तो है कि स्पीड, भैया आपकी स्पीड नहीं है, स्पीड जनरेट करो। एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी 90% के आसपास, और इतनी ही मेंटेन होती है एग्जाम में। 100 का कंसेप्ट भूल जाओ। मैं आपको ये चीज ऑन अ फैक्चुअल बेसिस बता रहा हूँ कि ऐसे मैंने खुद भी देखा है अपने आप पे, और काफी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनका 100% एक्यूरेसी कभी भी 10 में से 10 मॉक में नहीं आया, ना ही कभी एग्जाम में आया। अगर आप 10 मॉक लगाते हो तो हो सकता है शायद किसी 1 या 2 मॉक में आपकी 100% एक्यूरेसी आ जाए, वो भी आरआरबी के केस में। आईबीपीएस और एसबीआई में तो वो भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर इंग्लिश होती है फ्री में। तो यहाँ 100% का काम तो भूल ही जाओ। अगर आपकी 90% एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है टोटल ओवरऑल, तो आप एकदम परफेक्ट ट्रैक पे हो, टॉपर हो आप। बट स्पीड को जनरेट करो, इसके लिए मैंने पहले ही बोला था 3 4 5 6 मॉक जितने लगा सकते हो डेली बेसिस पे मॉक लगाओ, आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लरिकल के, जो भी आपका टारगेट है एग्जाम आरआरबी का। और ये आपके आरआरबी पीओ के जो मॉक है वो हेल्प करेंगे आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ के रीजनिंग क्वांट में। आप करके देखना, मेरी बात मानो। बट अगर आपने ये चीज नहीं किया और अभी भी अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो आपने कंप्लीट लिमिटेशन को ब्रेक नहीं किया, उसमें फंसे रहे, तो फिर आप वहीं रहोगे जहां पर थे। ये 2 से 4 साल भी हो जाएंगे, और ये 12 से 24 एग्जाम भी हो जाएंगे। हो सकता है 4 से 6 साल भी हो जाए, और ये 24 से 36 एग्जाम हो जाए, ये से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आपको इस लूप से बाहर निकलना है या फिर नहीं, वो आपका डिसीजन है। तो यहाँ पर प्री का एक ही कंसेप्ट है कि अपनी स्पीड को जनरेट करो। और हाँ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पीओ का एग्जाम ज्यादा टफ होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक मिथ है। पीओ का एग्जाम क्लरिकल से इजी होता है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सुनने में शौक लग रहा हो कि सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने। देखो, प्रैक्टिकली समझो ये चीजें। पहली चीज, पीओ का जो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पीओ, यहाँ लिखते हैं क्लरिकल। तो जो पीओ का एग्जाम का लेवल होता है प्री का, अभी हम प्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें इसकी जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आरआरबी पीओ में इसकी कट ऑफ किसी एक स्टेट की जहां पर बहुत हाई कट ऑफ जाती है वो 60 गई है 80 में से, तो क्लरिकल में वही कट ऑफ 76 77 78 79 ऐसे जाती है 80 में से। अब बताओ मुझे कि कौन सा कंपैरेटिवली आपके लिए इजी है कट ऑफ क्वालिफाई करना, ये या फिर ये? ऑब्वियस सी बात है पीओ, क्योंकि यहाँ पर जो क्लरिकल है इसका लेवल बहुत डाउन होगा। और यहाँ अगर आपकी मिस्टेक हो गई, सपोज अगर आपके 76 ही अटेम्प्ट है और आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, और कट ऑफ फीस भी 75 चलेगी, तो आप आउट हो जाओगे, बाहर हो आप। बट यहाँ पर अगर आप 68 अटेम्प्ट करोगे और आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी आपके यहाँ पर 63 मार्क्स आएंगे, एग्जाम क्लियर हो गया, पहला। दूसरा, जो पीओ है और जो क्लरिकल है, उसमें जो क्वेश्चन पीओ के होते हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप हमेशा फोकस और प्रैक्टिस पीओ की करते हो, तो क्लरिकल आपके लिए केक वॉक बन जाता है, इसके क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पीओ लेवल की पजल को 3 से 3.5 मिनट में सोल्व कर रहे हो, तो क्लरिकल को आप 2 मिनट में बना के फेंक दोगे, ये गारंटी है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है पीओ की और बाद में एग्जाम दिए क्लरिकल के, उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड दे कैन रिलेट। और तीसरी चीज, पीओ में आपके पास ऑप्शंस होते हैं चूज करने के एग्जाम में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज आरआरबी पीओ के अंदर 80, ये मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी पीओ की, ठीक है, अगर 80 क्वेश्चन है जिसमें से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं, और मैंने इसके अलावा अभी तक 65 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अर्थमेटिक मुझे नहीं आती पूरी अगर कंप्लीट, तो मैं इसके सिर्फ 2 3 क्वेश्चन करूंगा या 5 क्वेश्चन करूंगा, और मेरे क्वेश्चन 70 तक टच कर जाएंगे। तो जो बाकी 10 क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ तब भी क्रैक हो जाएगी। लेकिन क्लेरिकल में अगर मुझे अर्थमेटिक नहीं आती और मेरे अटेम्प्ट क्वेश्चन के लगभग 65 तक हुए हैं, 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं, और मैंने फिर भी यहाँ पर 5 तक बना लिए, 70 हो गए, और 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए यहाँ पर। तो जो मैंने क्वेश्चन 10 छोड़े, उसमें से मुझे करने थे 7 से 8 क्वेश्चन, तब जाके मेरी कट ऑफ क्लियर होते 75 के आसपास, 80 में से, वरना वो भी नहीं होती। तो ये कुछ रीजंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ।
अब यहाँ पर एक चीज और समझो, अगर किसी बच्चे ने, जो कि रिपीटर्स है, जिनको 2 4 5 6 साल 8 साल 10 साल हो चुके हैं और वो मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, वो मेंस में अपियर हो रहे हैं, अब यहाँ पर इनका जो डाउट था वो 5 मेंस दे चुके हैं। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 5 मेंस 10 मेंस या 15 मेंस 2 मेंस दे चुके होंगे, अलग अलग सबका कंसेप्ट है। तो मेंस में क्या चाहिए, मेंस में आपको स्पीड की आवश्यकता नहीं है, मेंस में जरूरत है एक्यूरेसी की। बट एक्यूरेसी तभी काम आएगी जब आप क्वेश्चंस को चूज करना सीखोगे, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई बात नहीं करेगा। अगर आप क्वेश्चन चूज करना ही नहीं सीखोगे, आपको क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना ही नहीं आता, तो आप एक्यूरेसी कहाँ पर मेंटेन करोगे, जब आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे तो। एक्यूरेसी अगर आपकी डिसबैलेंस है तो ये क्लियरली बताना चाह रहा है कि वो चीज आपको नहीं आती और आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने बैठ चुके हो। आपने जिस भी पीडीएफ से, बुक से प्रैक्टिस की होगी या फिर वीडियो से प्रैक्टिस की होगी कभी कभी, उसमें आपने उसी एक पर्टिकुलर टाइप पे फोकस किया होगा। लेकिन जब एग्जाम में एक डिफरेंट टाइप आती है, कुछ नया कंसेप्ट आते हैं, कुछ नई चीजें आती है, तो वहां पर आपका हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर वहां पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, या फिर आपको वो चीजें आती भी है, यू नो दैट थिंग, आपने प्रैक्टिस कर रखी है या आप उसको कर भी लोगे, लेकिन आप वहां पर एंशियस हो जाते हो, एंग्जाइटी आपको आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाते हो, तो उसके चलते आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो। अब अगर आपने एक स्टेटमेंट भी गलत पढ़ ली, या आपने कहीं भी एक डीआई के अंदर एक डेटा भी गलत लिख लिया कहीं भी, तो वो आपके 5 में से या 3 में से 2 क्वेश्चन खा जाएगा, गलत कर देगा। तो यहाँ पर फोकस बहुत ज्यादा चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको रीड करना होता है। प्री में अगर आप एक पजल 3 मिनट में कर रहे हैं पीओ के लेवल में, तो वहीं पे मेंस में वो आपके 15 से 20 मिनट ले जाएगी, आराम से ले जाएगी, क्योंकि वो मेंस है। लेकिन आरआरबी पीओ की बात करें तो थोड़ा टाइम कम लगता है कंपैरेटिवली आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ, क्योंकि आरआरबी पीओ का जो लेवल होता है पजल का, वो इतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना उनका होता है आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का। तो यहाँ पर आपको फिर भी 12 से 15 मिनट लग जाएगी मेंस में एक पजल सोल्व करने में, 10 से 15 मिनट मान के चलो। लेकिन पीओ का जो प्री है उसमें 3 से 4 मिनट मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको पहले बात तो क्वेश्चन चूज करना आना चाहिए, और क्वेश्चन चूज कैसे करोगे आप, मॉक के थ्रू करोगे। और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे, मॉक के थ्रू करोगे। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी मॉक से आएगी, और जो आपकी क्वेश्चन चूज करने की, सिलेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, वो कहाँ से आएगी, वो भी मॉक के थ्रू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन चूज करना या फिर ऑप्ट करना कि कौन सा क्वेश्चन करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर आप मेंस की हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर मान के चलते हैं मेंस में 45 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, चलो 40 मान के चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। आरआरबी पीओ में एज एन एग्जाम्पल 50 नंबर का 50 मार्क्स का रीजनिंग आता है मेंस में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है डेटा गलत हो। तो अगर 50 नंबर का रीजनिंग आ रहा है आरआरबी पीओ के मेंस में, और जो कि 40 क्वेश्चन है, और 40 क्वेश्चन में अब यहाँ पर आपको प्री की तरह स्पीड मेंटेन नहीं करनी। यहाँ पर हो सकता है 4 से 5 पजल भी हो आपकी, और कुछ क्वेश्चन मेंस के जो कि लॉजिकल, जो कि लाइक क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स होती है, वो भी होंगे, क्या पता 8 से 10। तो अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस पर आप जंप क्यों करोगे, पहले नहीं करोगे। अगर आप पजल्स में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो मेंस में, तो वो क्यों करोगे, पहले नहीं करोगे। तो पहले क्या करोगे, मिसलिनियस क्वेश्चन। और ये सेम चीज अप्लाई होती है इंग्लिश में भी और क्वांट में भी। तो जब आप अपना एक सेफ साइड ऑप्ट कर लोगे 10 से 15 या 20 क्वेश्चन का, उसके बाद ही तो आप जंप करोगे ना पजल पे। और जब आप पजल भी कर लोगे 1 2 या 3, फिर अगर आपके पास टाइम बचा, देन यू विल जंप ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। लेकिन अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन मिसलेनियस फिनिश करोगे, यू विल जंप ऑन द क्रिटिकल पार्ट, उसके बाद आप पजल्स पे आओगे। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। अब यहाँ पर आपकी वीकनेस क्या है, अब उस पर ध्यान दो। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस कभी एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। आपकी जो वीकनेस है वो है आपका पैनिक माइंड। आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं है, पहले उसको शांत करो। जब भी कोई मेंस का या फिर कोई प्री का आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर आप रियल एग्जाम में बैठ रहे हो, तो पहले एक पीस माइंड, जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा काम माइंड, उसको मेंटेन करो, रिलैक्स रहो। फिर पूरा फोकस क्वेश्चन पे करो, टाइम को भूल जाओ साइड में, और प्रैक्टिस पे फोकस करो, यानी कि उसको सोल्व करो आराम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप मॉक में एक पजल सोल्व करने के लिए आज आधा घंटा भी ले रहे हो, दे दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो ग्रेजुअली आधे घंटे से डिक्रीज होके कब 10 से 12 मिनट में होना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन 1 और 2 मंथ।
लेकिन उसके लिए आपको अभी से एक पीस माइंड और काम माइंड मेंटेन करना पड़ेगा। जहां पर मेंस में मैक्सिमम बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, वहां पर आप उस काम माइंड को मेंटेन करते हुए सारे क्वेश्चन जितने भी आपको आते हैं आराम से करते हुए निकल जाओगे। और इन केस अगर किसी क्वेश्चन पे आप स्टक हो गए तो आपका दिमाग इतना शांत है कि आपको पता है एग्जैक्टली कि आप स्टक हो चुके हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर मैं रिस्क लूं अपना टाइम वेस्ट करने का, या फिर मैं एक वाइस डिसीजन लूं जो कि होता है उसको स्किप करना, या फिर मार्क फॉर रिव्यू करना, उसके बाद में आके इसको अगेन रिजोल्व करूंगा। बट अगर आपने ये इनमें से ये डिसीजन लिया पहले वाला रिस्क वाला जिसमें आपका टाइम भी खराब हो रहा है, और अगर आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो मान के चलो कि जहां पर आपके एक पजल में आपने 10 मिनट दिए, आपसे सोल्व नहीं हुआ, आप स्टक हो गए, या आपने कुछ मिस कर दिया, गलत इंटरप्रेट कर दिया, फिर आपने यहाँ पर 10 मिनट और दिए, तो 20 मिनट में जाके आपकी एक पजल हो रही है जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है, और वहीं पे दूसरा बच्चा 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कर रहा है। सिलेक्शन किसका होगा? 10 वाले का होगा ना। तो ये ध्यान दो इस चीज पे। और सेम चीज प्री में अप्लाई होती है। तो प्री में स्पीड मेंटेन करो, जिसका आपको प्रैक्टिस आएगा मॉक से। डेली मॉक लगाओ 3 4 5 6 जो मैंने बताया आपको। और मेंस के लिए भी आपको मॉक लगाने पड़ेंगे। अब काफी बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर मेंस में क्या अर्थमेटिक से ही पूरा सोल्व होता है क्या? नहीं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अर्थमेटिक एक पार्ट है जो कि मेंस क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। अर्थमेटिक कोई फोबिया नहीं है, कोई स्केरी चीज नहीं है जिसके बिना एग्जाम क्रैक ही नहीं होता। इसके बिना भी एग्जाम क्रैक करने वाले कर ले जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और पार्ट्स होते हैं जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे डीआई पार्ट होता है, मिसलिनियस पार्ट होता है। लेकिन अगर आपका ये भी स्ट्रांग नहीं है तो आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, रह जाओगे। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अगर आपके अर्थमेटिक में 12 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, उसमें से आप 5 7 चैप्टर तो सीखो, उनमें तो अपनी एक्सपर्टीज गेन करो। तब जाके आप मेंस में जो डीआईबी मेंस की आएगी वो भी सोल्व कर सकते हो, जो बाकी के क्वेश्चन अर्थमेटिक के वो भी सोल्व कर सकते हो। इसमें हम करेंगे बाद में बात आराम से। बट अभी के लिए ये जो लूप है बैंकिंग एग्जाम का, इसमें आपके हर एक डिसीजन आपके आने वाले कल पे इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आज आप 21 साल के हो, वेदर यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, 27 ईयर्स ओल्ड, इट इज योर डिसीजन, इट इज योर एफर्ट, योर एक्शन, जो कि डिटरमाइन करेगा कि आप कब सिलेक्शन लोगे और कितना टाइम खराब करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझोगे कि इस लूप से बाहर निकलना है। इस लूप से बाहर निकलने के लिए मेहनत के साथ साथ दिमाग का यूज भी करना पड़ेगा आपको। अपनी वीकनेस को ऑब्जर्व करो, उसको रेक्टिफाई करो, देन अगेन सीखो, लर्न एंड देन एग्जीक्यूट। फिर लगता है गलती हो रही है, अगेन उसको ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, उसको अगेन फिर आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये प्रोसेस तब तक चलना चाहिए जब तक कि आप वो चीज हासिल ना कर लो जो आप हासिल करने के लिए इस फील्ड में आए हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।